पंजाब में चुनाव करीब है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के तेवरों में लगातार उतार चढ़ाव पार्टी नेतृत्व के लिए स्थायी सिरदर्द साबित होता जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान सियासी मसलों पर हर बार सिद्धू के साथ हमदर्दी दिखाते हुए मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की उसकी कसक पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिद्धू अपने कदमों से बार बार नेतृत्व को ही असहज कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर शीर्ष नेतृत्व को खफा कर चुके सिद्धू ने इस बार सोनिया गांधी को भेजे गए पत्र की कॉपी सार्वजनिक कर पार्टी को असहज कर दिया। पार्टी में पत्र को सार्वजनिक करने के सिद्धू के रुख को अवांछित और गैर जरूरी कदम माना जा रहा है। दिल्ली में इस वजह से राहुल गांधी ने सीएम चन्नी को कह दिया है कि सिद्धू को कोई ऐसा मुद्दा न दें जिससे आगामी चुनाव में राज्य में कांग्रेस को नुकसान हो। जाहिर है कि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि आखिरकार सिद्धू उसके लिए नुकसान का सौदा साबित होने जा रहे हैं। सोनिया गांधी को पत्र लिखने के बाद सिद्धू के साथ हुई घंटों लंबी बैठक में दोनों के बीच तीखी बहस हुई। सिद्धू के करीबी माने जाने वाले मंत्री प्रगट सिंह भी वहां मौजूद लोगों में शामिल थे। चन्नी ने कहा कि चाहे 13 सूत्री हो, 18 सूत्री हो, 21 सूत्री हो, 24 सूत्री हो, जो भी एजेंडा होगा उसे लागू किया जाएगा, कोई बिंदु छूटेगा नहीं। सिद्धू की चिट्ठी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ये ठीक है कि सिद्धू ने मुद्दों को उठाया, हमें पार्टी की विचारधारा को लागू करना होगा, पार्टी सर्वोच्च है, सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सिद्धू का कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर मिलने के लिए वक्त मांगना कोई अनुचित कदम नहीं है, लेकिन इस पत्र को सार्वजनिक करना राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें पार्टी के आंतरिक मामलों की बात उठाई गई है जिसे आपसी चर्चा के जरिए सुलझाया जा सकता है। ऐसे में उनका पत्र को सार्वजनिक करना पार्टी के सियासी हित को चोट पहुंचा सकता है, और खासकर तब जब पंजाब के चुनाव में महज 4 से 5 महीने का ही समय रह गया है। बहरहाल सिद्धू की ओर से लगातार बढ़ाई जा रही सियासी सिरदर्दी के बावजूद कांग्रेस के पास चुनाव को देखते हुए अब बहुत ज्यादा विकल्प और समय नहीं बचा है। ऐसे में संकेत हैं कि सिद्धू का ताजा पत्र प्रकरण नागवार लगने के बावजूद पार्टी नेतृत्व बहुत कठोर रुख अपनाएगा, इसकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। शायद इसीलिए हाईकमान ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सिद्धू के उठाए गए मुद्दों का बातचीत के जरिए तार्किक समाधान निकालने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के दलित लखबीर की हत्या के बाद किसान आंदोलन पर सवाल उठने लगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा बैकफुट पर है और उस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी वजह से राकेश टिकैत ने 2 टूक कह दिया कि यहाँ निहंगों की जरूरत नहीं। असल में सिंघू बॉर्डर पर निहंग भी डेरा जमाए बैठे हैं और अपनी चला रहे हैं। किसान नेताओं का मानना है कि अगर निहंगों को वहां से नहीं हटाया गया तो इसका असर आंदोलन पर पड़ सकता है। वैसे भी किसान नेताओं के बीच फट तो पड़ ही गई है। राकेश टिकैत और चड़ूनी एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। इस घटना के बाद मामला और भी बहुत पेचीदा हो गया है। राकेश टिकैत जैसे नेता निहंगों को वहां से हटाने पर तुले हुए हैं। इसके जवाब में निहंगों ने साफ तौर पर कह दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून पर रोक लगा चुकी है तो वे यहाँ क्यों बैठे हैं, अपने घर जाएं। दूसरी तरफ निहंगों को किसान आंदोलन के मोर्चे से हटाने की मांग लगातार उठ रही है। इसी मांग को लेकर अब एसकेएम बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी वजह से जत्थेबंदियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। 27 अक्टूबर को निहंग जत्थेबंदियों ने सिंघू बॉर्डर पर ही धार्मिक एकत्रता बुलाई। इसमें फैसला लिया जाएगा कि निहंगों को सिंघू बॉर्डर पर ही रहना है या फिर यहां से चले जाना है। सिंघू बॉर्डर पर बैठी निहंग जत्थेबंदियों के प्रमुखों में शामिल निहंग राजा राम सिंह ने कहा कि 27 अक्टूबर को सिंघू बॉर्डर पर होने वाली धार्मिक एकत्रता में संत समाज के सभी लोग, बुद्धिजीवी और संगत हाजिर रहेंगी। उस दौरान संयुक्त रूप से भी जो फैसला लिया जाएगा निहंग जत्थेबंदियां उसे मान लेंगी। यहाँ निहंग जो फैसला लेंगे उसे पूरी संगत मानेगी। 15 अक्टूबर को दशहरे वाली सुबह सिंघू बॉर्डर पर तरन तारण के लखबीर सिंह की हत्या की गई थी। इस मामले में फिलहाल निहंग इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी ओर से कोई गलती नहीं की गई।
लखबीर सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, इसलिए उसकी हत्या की गई। निहंग बाबा राजा राम सिंह ने कहा कि हम भागने वालों में से नहीं हैं, जो हमने किया है उसे स्वीकार किया है। अदालत में हमारे साथियों ने स्वीकार किया, साथ ही उन्हें एसकेएम नेता योगेंद्र यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि योगेंद्र यादव को एसकेएम ने सिर चढ़ा रखा है, वह भाजपा और आरएसएस का ही बंदा है, उसके सामने आकर जवाब देकर दिखाएं। वहीं दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या के मामले में सोनीपत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी सरबजीत सिंह से पूछताछ के बाद उसके खून के सने कपड़े, वारदात में इस्तेमाल की गई तलवार को भी बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी नारायण सिंह के कपड़े और तलवार को भी जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक सोनीपत पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भी लैब भेज दिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि पुलिस अभी कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। दुर्गा पंडाल और मंदिरों पर हमले के बाद बांग्लादेश सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है, लेकिन ममता बनर्जी मौन व्रत पर हैं। बांग्लादेश के साथ एक ही भाषा, संस्कृति, पहनावा, खान पान साझा करने वाले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरी घटना से अनजान बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश आपस में 2217 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों टीएमसी की खामोशी की वजह साफ है कि ऐसा कुछ करने से उनके वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ेगा और पूरा फायदा बीजेपी को होगा, और इसीलिए ममता बनर्जी किसी भी तरह का बयान देकर प्रदेश के कोर वोट बैंक की नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहती। लेकिन शुभेंदु अधिकारी इस मामले को लेकर काफी सक्रिय हैं। वे पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग कर चुके हैं। इसके साथ ही नफरत की आंच प्रदेश के उन जिलों में भी सुलग सकती है जहां मुस्लिम आबादी 50 से 60% या अधिक है। प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव टीएमसी के नेता कुणाल घोष बांग्लादेश के इस घटना को बीजेपी के लिए बेनिफिशियरी मानते हैं। कुणाल घोष ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बांग्लादेश में हो रही घटना को लेकर वहां की सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन जिस प्रधानमंत्री ने वोट से पहले बांग्लादेश के मंदिर में जाकर पूजा की, वह चुप क्यों है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। संघ ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में उत्पीड़न झेल रहे हिंदुओं की सहायता की अपील की। बीजेपी और आरएसएस ने कुछ प्रदर्शन भी किया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के मद्देनजर हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश के कोमिला इलाके में दुर्गा पूजा के एक पंडाल में कथित ईश निंदा के बाद सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है। हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए और कोमिला, चांदपुर, चट्टग्राम, फॉक्स बाजार, बंदरबन, मौलवी बाजार, गाजीपुर, फेनी सहित कई जिलों में पुलिस और हमलावरों के बीच संघर्ष हुए। इस बीच हमला और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने को लेकर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। रंगपुर में हिंदुओं के करीब 29 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर विश्व समुदाय भी चिंतित है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन घटनाओं की निंदा की है, लेकिन सीमा के इस पार बैठी ममता बनर्जी को अपना वोट बैंक खिसकने की चिंता सता रही है। लिहाजा ममता बनर्जी इन मामलों पर चुप्पी साध कर बैठ गई हैं। ममता बनर्जी ने भी अब तक कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे बांग्लादेश के पीड़ित हिंदू परिवारों के जख्मों पर मरहम लग सके। लेकिन निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि भारत के उन तमाम लोगों से गंभीर सवाल पूछ डाला है। तस्लीमा नसरीन ने सवाल किया कि भारत में अल्पसंख्यक हितों की बात करने वाले बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चुप क्यों हैं। बांग्लादेश की एक संस्था एनो सालिश केंद्र के मुताबिक जनवरी 2013 से इस वर्ष सितंबर महीने के बीच वहां हिंदुओं पर 3679 हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा का नया दौर पिछले सप्ताह से ही जारी है। मुस्लिम कट्टरपंथी हमलावरों के एक समूह ने ताजा हिंसा में हिंदुओं के 66 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और करीब 20 घरों में आग लगा दी। बीडी न्यूज 24.com की खबर के मुताबिक रविवार रात को 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने राजधानी ढाका से करीब 255 किलोमीटर दूर रंगपुर जिले के पीरगंज स्थित एक गांव में आगजनी की। जिले के पुलिस कप्तान मोहम्मद कमरू जम्मा के हवाले से बताया गया कि एक फेसबुक पोस्ट से अफवाह फैली कि गांव के एक युवा हिंदू व्यक्ति ने धर्म का अपमान किया है। कोमिला इलाके में दुर्गा पूजा के एक पंडाल में कथित ईश निंदा के बाद
फैले सांप्रदायिक तनाव के कारण आग लगाने की घटना हुई है। पिछले हफ्ते कोमिला इलाके में हुई घटना के कारण हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। कई जिलों में पुलिस और हमलावरों के बीच संघर्ष हुए। पिछले कई दिनों से मुस्लिम और हिंदू प्रदर्शनकारी ढाका सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने आरोप लगाया कि चांदपुर और नौखाली में हमलों में कम से कम 4 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस बीच अपराध निरोधक बल रैपिड एक्शन बटालियन यानी RAB ने फेनी में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के दुकानों और मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए हिंदू अल्पसंख्यकों के जानमाल की रक्षा की गुहार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि धर्म चुनने की आजादी मानव अधिकार है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या आस्था को मानने वाला हो, उसका अपने अहम पर्व मनाने के लिए सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर हाल में हुए हमलों की घटनाओं की निंदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब कांग्रेस की सियासत में नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कारगुजारियों की वजह से लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि सीएम चन्नी ने सिद्धू को जमकर सुना दिया। सिद्धू को कमजोर पड़ता देख उनकी पत्नी नवजोत कौर मैदान में उतर आई और कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमृतसर ईस्ट से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ें। उन्हें सिद्धू और उनकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। नवजोत कौर ने यहां तक कह दिया कि कैप्टन की टीम को ठहराने से लेकर उनके खाने तक का इंतजाम उनकी तरफ से होगा। नवजोत कौर ने अमरिंदर सिंह के अगले चुनाव में सिद्धू को न जीतने देने के बयान पर पहली बार ये प्रतिक्रिया दी। नवजोत कौर ने अमरिंदर सिंह के नवजोत सिद्धू को देश विरोधी कहे जाने पर भी कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो सिद्धू देश के लिए खेलते नहीं, वे क्रिकेटर के तौर पर पाकिस्तान गए थे और संयोग से करतारपुर कॉरिडोर खुलने का रास्ता बन गया। सिद्धू को वहां मिला सम्मान कैप्टन को बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान से कोई नाता रखने के बजाय पाकिस्तान को घर में रखना ज्यादा खतरनाक है। इशारों ही इशारों में उन्होंने पाकिस्तानी महिला पत्रकार अरूसा आलम से कैप्टन की दोस्ती पर सवाल खड़े किए। नवजोत कौर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अकाली दल ने भी सिद्धू को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अकालियों ने सिद्धू का टिकट कटवाकर अरुण जेटली को अमृतसर से चुनाव लड़वाया। अमृतसर के लोगों ने सिद्धू के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लिया और जेटली चुनाव हार गए। नवजोत कौर ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के बीच कोई कलह नहीं है, बल्कि सिर्फ पंजाब के भले के लिए ही बहस हो रही है। सबका मकसद पंजाब को आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सीएम चन्नी भी मंत्री पद से हटाए गए नेताओं से मिले हैं। पंजाब के मुद्दों पर हाईकमान को चिट्ठी के मुद्दे पर नवजोत कौर ने कहा कि यह सिर्फ पंजाब के लोगों तक पहुंचने का एक जरिया है। वे ये न सोचें कि सीएम बदलने के बाद सिद्धू उनके वादों को भूल गए। कांग्रेस हाईकमान को भी इसके बारे में पता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यही गलती की कि सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन जनप्रतिनिधि सब अकालियों के लगे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा ने यूपी में 40% सीटें महिलाओं को देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इस ऐलान के पीछे प्रियंका वाड्रा की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि हकीकत तो यह है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है और जैसे तैसे मिल गए तो जीतने वाले दर्जन भी नहीं है। कांग्रेस की इसी कमजोरी को देखकर प्रियंका वाड्रा ने एक महिला कार्ड खोला है, ताकि महिलाओं के बीच यह कहने को एक मुद्दा मिल जाए कि हमने तो 40% सीटें महिलाओं को दी हैं, इसीलिए हम महिलाओं के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। प्रियंका वाड्रा की इसी चाल पर अदिति सिंह ने जोरदार पलटवार किया है। रायबरेली सीट से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने इसे अच्छी पहल बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुश्किल सीटें देने की जगह मजबूत सीटें दी जाएं। ऐसा ना हो कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाए। अदिति सिंह से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या 2022 में प्रियंका गांधी के हाथ मजबूत करेंगी, तो उन्होंने पलटकर कहा कि प्रियंका गांधी पहले खुद के हाथ मजबूत कर ले, वह पहले खुद ही अपने आप को मजबूत कर ले। नेताओं को पार्टी में कैसे बनाए रखना है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इस पर मंथन कर ले। वहीं जब उनसे पूछा गया कि 2022 के चुनाव में क्या कांग्रेस में वह अपना भविष्य देखती हैं या नहीं, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ये तो समय बताएगा, मेरा बस यही लक्ष्य है कि चुनाव जीत कर आऊं।
लंबे समय से कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ बगावती अंदाज में बोल रही अदिति सिंह ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव में पार्टी की बात न मानते हुए मतदान में हिस्सा लिया। असल में अदिति सिंह के पति अंगद सिंह पंजाब में कांग्रेस के विधायक हैं और चुनाव वहां भी होने हैं, इसीलिए अदिति सिंह कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करने से बच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।